हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सरस्वती कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपना पार्ट 3 वर्णमाला का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इससे पहले हम वर्णमाला में जितनी सारी बातें कर चुके हैं। हमने स्वर के बारे में पढ़ा, हमने वर्णमाला कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। तो आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था हमारा वर्णमाला। टॉपिक क्या चल रहा था बेटा जी? वर्णमाला। ठीक है, तो स्वर तक हमने कंप्लीट कर लिया है, स्वर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब यहां से हम बात करेंगे व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। तो क्या होता है व्यंजन? क्या होता है व्यंजन? डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या होते हैं? तो वे वर्ण जो कैसे बोले जाते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आती है? तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में जब स्वर को पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि जो स्वर होता है वो कैसी इकाई होता है? स्वर कैसी इकाई होता है? तो मैंने बताया था दीर्घकालीन इकाई होता है। कैसी इकाई होता है? दीर्घकालीन इकाई होता है। तो व्यंजन कैसी इकाई हो जाएगा? व्यंजन अल्पकालीन इकाई हो जाएगा। कैसी इकाई हो जाएगा? अल्पकालीन इकाई। अल्पकालीन इकाई को हम क्या बोलेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि व्यंजन कैसी इकाई है? तो व्यंजन अल्पकालीन इकाई है। क्यों है अल्पकालीन इकाई? क्योंकि स्वर ज्यादा समय के लिए बोले जाते हैं, व्यंजन कम समय के लिए बोले जाते हैं। मैंने बोला क, तो क में साउंड किसका आ रहा है? तो क में साउंड अ का आ रहा है। किसका आ रहा है? अ का साउंड ज्यादा आ रहा है, यानी कि स्वर का साउंड ज्यादा है, स्वर की ध्वनि ज्यादा है, स्वर को ज्यादा बोला जा रहा है, व्यंजन को कम बोला जा रहा है। तो जो कम बोला जा रहा है वो कैसा होगा? अल्प है। अल्प का मतलब कम, तो कम यानी कि अल्पकालीन इकाई। तो अल्पकालीन इकाई किसे बोलेंगे? व्यंजन को बोलेंगे। और अभी अभी मैंने बताया कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। तो स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं, यानी कि स्वर पे आश्रित हो गए। कैसे हो गए? आश्रित इकाई बन गई। तो ये और व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं कि यह आश्रित इकाई है। किसके ऊपर आश्रित होते हैं? तो स्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। ये कैसी इकाई है? तो ये आश्रित इकाई है। यहां तक की बात समझ में आती है? तो व्यंजन कैसी इकाई है? तो आश्रित इकाई है। स्वर कैसी इकाई थी? तो स्वर स्वतंत्र इकाई थी। अब बात करते हैं व्यंजन की संख्या के बारे में। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या के बारे में बात करें तो व्यंजन की संख्या होती है हमारी 33। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मूल व्यंजन की संख्या। तो बेटा जी या तो व्यंजन की संख्या पूछे या पूछे मूल व्यंजन की संख्या। किसकी? मूल व्यंजन। तो यही मूल व्यंजन है। तो यही क्या है? मूल व्यंजन है। तो मूल व्यंजन की संख्या पूछता है या पूछता है व्यंजन की संख्या। आंसर हमारा क्या होगा? 33, यानी कि 33 वर्ण, 33 व्यंजन है हमारे। तो व्यंजन की संख्या या मूल व्यंजन की संख्या पूछता है तो आंसर क्या लगाना है? 33 लगाना है। बात यहां तक की समझ में आती है? पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा ये जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने और अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुल व्यंजनों की संख्या बताओ। कुल व्यंजन
की संख्या। तो अगर हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आंसर होगा 39। आंसर क्या होगा? 39। व्यंजन की संख्या पूछे या मूल व्यंजन की संख्या पूछे तो 33, और कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 39। अब आप कहेंगे सर जी उसे 39 में 6 कौन शामिल हो गए? अरे जो 6 और आपने शामिल कर दिए वो कौन कौन से शामिल कर दिए? तो बेटा जी एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से हैं? श्र। यानी कि छत्र, ज्ञ और श्र। 4 तो ये वाले हो गए, और बेटा जी 2 उक्षिप्त व्यंजन। 2 उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो उक्षिप्त व्यंजन की संख्या हमारी कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? अड़ा और अड़ा, अड़ा और अड़ा, ये वाले। तो 6 कौन से शामिल हो गए इस 33 में? संयुक्त व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन। बात यहां तक की समझ में आती है। तो व्यंजन हमने स्टार्ट किए हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अल्पकालीन इकाई है। व्यंजन आश्रित होते हैं किसके ऊपर? स्वरों के ऊपर। इसलिए इनको हमने क्या बोला? इनको हमने आश्रित इकाई बोला। व्यंजन की संख्या पूछता है तो व्यंजन की संख्या हमारी 33 है। मूल व्यंजन की भी संख्या पूछता है तब भी आंसर क्या लगाएंगे? 33 लगाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कुल हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या बताओ, तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितना आंसर हो जाएगा? 39 जाएगा। कभी कभी आपको बुक्स में, किसी बुक्स में ऐसा भी दिया रखा है कि कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या 41। तो कहीं कहीं कितना दे रखा है? 41 दे रखा है, यानी कि 41 दे रखा है। तो बेटा ये 41 कब हो जाते हैं? जब इनमें आगत व्यंजन ऐड हो जाते हैं 39 में, तब ये कितनी संख्या बन जाती है? 41 बन जाती है। यानी कि आगत व्यंजन कौन कौन से हमारे? जब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन होते कितने हमारे? 2 हैं। आगत व्यंजन होते कितने हमारे? 2 हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो एक तो है ज और एक है फ। तो ये है। वैसे बेटा जी आगत व्यंजन 2 ही नहीं है। अगर क पे भी नुक्ता लग जाए तो वो भी आगत व्यंजन है। ख पे भी नुक्ता लग जाए वो भी आगत व्यंजन है। ग पे भी नुक्ता लग जाए वो भी आगत व्यंजन है। बात समझ आती है? तो क, ख, ग और ज, फ ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आगत व्यंजन, यानी ये बाहर से लिए गए। बात समझ में आती है? तक की तो क्या व्यंजन, मैंने यहां से यहां तक जो मैंने व्यंजन के बारे में आपको इतनी जानकारी दी, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं? अगर आती हैं तो ठीक, आगे की बात करते हैं। इसको यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की वार्ता शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बात बताता हूं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी वार्ता करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई
तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, क्वेश्चन पूछता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर बेटा बात पूछता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, तो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखी है, ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में बता रखी है कि भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे, किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, पहली चीज किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, तो किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है। किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, उच्चारण का मतलब मौखिक, उच्चारण का मतलब मौखिक, तो मौखिक दृष्टि से आंसर क्या हो जाएगा, इसर ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि या स्वनिम, या क्या हो जाएगा, स्वनिम। उच्चारण की दृष्टि से अगर बात लिखित आधार पर की जाती, अगर बात लिखित आधार पर की जाती, किस आधार पर, लिखित, तो लिखित आधार पर बेटा जी आंसर क्या हो जाता, तो तब हमारा आंसर हो जाता वर्ण, तब आंसर क्या हो जाता, वर्ण, तब क्या आंसर हो जाता हमारा, वर्ण आंसर हो जाता। तो ये दोनों चीज समझ में आती हैं कि अगर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछता है तो ध्वनि या स्वनिम है। स्वनिम से थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वनिम ये संस्कृत भाषा के, ये संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है, संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है। तो ये संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है। क्या, स्वनिम, क्या बना है, तो स्वनिम। तो संस्कृत के स्वन धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है, स्वनिम की उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं स्वनिम का अगर दूसरा नाम पूछे तो इसका बेटा जी, इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्वनिम को हम बोलते हैं ध्वनिग्राम, ध्वनिग्राम। तो ध्वनिग्राम किसका दूसरा नाम हो गया, तो ध्वनिग्राम स्वनिम का दूसरा नाम। स्वनिम का दूसरा नाम पूछता है तो क्या है, ध्वनिग्राम है। यहां तक की बातें समझ में आती हैं। स्वनिम सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम का अर्थ ध्वनि ही होता है हालांकि, लेकिन अगर स्वनिम ऑप्शन में आता है तो सबसे पहले हम स्वनिम पे जाएंगे, देन आफ्टर इस पे जाएंगे तो ध्वनि की बात करेंगे। यहां तक की बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सार्थक इकाई, लघुत्तम सार्थक इकाई, लघुत्तम सार्थक इकाई। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की बात करता है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की बात करता है। तो सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जो अर्थपूर्ण इकाई है। सार्थक का मतलब क्या हो गया, अर्थपूर्ण इकाई। तो भाषा की लघुत्तम अर्थपूर्ण इकाई या लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे तो बेटा जी आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है हमारा शब्द। क्या आंसर होता है, शब्द। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई या अर्थपूर्ण इकाई पूछता है तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे हम शब्द। बात यहां तक की क्लियर है, क्या आंसर होगा, शब्द आंसर होगा। अब यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग होके आ जाए, यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होके आ जाए। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई। अब क्वेश्चन हो गया भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। तो अब बेटा जी क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या बताएंगे हम, शब्द तो हो गया हमारा सार्थक इकाई। अब यहां पर सिर्फ एक चीज लगा दी उसने, क्या लगा दी, पूर्ण। तो पूर्ण सार्थक इकाई का मतलब वही चीज, पूर्ण भावार्थ प्रकट करने वाली इकाई को या सबसे बड़ी इकाई को हमने क्या बताया था, वाक्य बताया था। क्या बताया था, वाक्य बताया था। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या हो जाएगी, तो बेटा जी वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। बात यहां तक की समझ में आती है, बात यहां तक की समझ में आती है, गुड। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे तो शब्द।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है हिंदी सॉरी 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 इसको भी हटा देते हैं। ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? कितने पक्ष होते हैं? तो ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? तो बेटा जी ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से? तो बेटा जी वो 3 पक्ष हैं आपके संवहन, उत्पादन, संवहन, उत्पादन और ग्रहण। तो ध्वनि के पक्ष पूछता है तो 3 पक्ष हैं, एक संवहन, एक उत्पादन और एक ग्रहण। बात यहां तक की समझ में आती है? आगे की बात करते हैं। अगर बात ध्वनि गुणों की करता है, अगर बात ध्वनि गुणों की करता है कि ध्वनि गुण कितने हैं? ध्वनि गुण कितने हैं? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ध्वनि के कितने पक्ष हैं। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ध्वनि के कितने पक्ष हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ध्वनि के कितने गुण माने गए हैं। तो ध्वनि के बेटा जी 4 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। तो ध्वनि के कितने गुण हैं? ध्वनि के कितने गुण हैं? तो कितने गुण हैं? ध्वनि के गुण कितने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से? तो वे 4 हैं मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आती हैं? क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आती हैं? तो मैंने क्वेश्चन क्या क्या बता दिए। मैंने आपको क्वेश्चन बताया उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछता है तो ध्वनि या स्वनिम होती है। स्वनिम संस्कृत भाषा के स्वन धातु से निकला हुआ है और इसका अगर दूसरा नाम पूछता है तो इसको हम ध्वनि ग्राम कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हैं? दूसरा क्वेश्चन था, फिर इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर उच्चारण या मौखिक दृष्टि से पूछता है तो ध्वनि या स्वनिम होता है। अगर लिखित इकाई पूछता है तो वर्ण होती है। बात क्लियर है? फिर दूसरा क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे तो शब्द। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे तो क्या आंसर होगा? शब्द होगा। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई तो वो क्या हो जाएगी? हमारी वाक्य हो जाएगी। पूर्ण सार्थक इकाई पूछता है तो आंसर क्या होगा? वाक्य होगा। ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? तो ध्वनि के हमारे बेटा जी कितने पक्ष बताए? 3 पक्ष बताए। पहला संवहन, उत्पादन और तीसरा ग्रहण। संवहन, उत्पादन और ग्रहण, तो 3 पक्ष हमारे ध्वनि के होते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि ध्वनि गुण कितने हैं? तो ध्वनि गुण कितने हैं? 4 हैं। ध्वनि गुण कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? आघात, मात्रा, स्वर और वृत्ति। मात्रा, आघात, स्वर और वृत्ति, तो ये 4 प्रकार होते हैं हमारे। तो ये ध्वनि के गुण पूछता है तो 4, ध्वनि के पक्ष पूछे तो 3। यहां तक की बातें समझ में आती हैं? यहां तक की बातें किसी को इनमें कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को, तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बेटा जी? वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं।
वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षरों के मेल को, तो अक्षरों के मेल को क्या कहेंगे? तो अक्षरों के मेल को क्या बोला जाता है? तो शब्द बोला जाता है। अक्षरों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के मेल को अक्षर और अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। चलो, तो क्वेश्चन पूछता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तो बेटा जी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। बात क्लियर है यहां तक की? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हिंदी में मान स्वरों की संख्या कितनी है? मान स्वरों की संख्या, तो मान स्वरों की संख्या, तो मान स्वरों की संख्या पूछता है। मान स्वरों की संख्या कितनी है? तो मान स्वरों की संख्या है बेटा जी 8। कितनी है? तो मान स्वरों की संख्या है 8। मान स्वरों की संख्या पूछे तो 8। अब आप कहेंगे सर मान स्वर 8 कौन कौन से हैं? तो 8 के 8 देख लीजिए, बड़ी ई, बड़ी ई, अ, बड़ा आ, ओ, ओ, श, री वाला श्र और श। तो कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। एक रह गया आपका बड़ा ऊ, और ये हो गए 8। बात क्लियर है? तो अगर मान स्वरों की संख्या पूछता है तो मान स्वरों की संख्या बेटा जी कितनी हो जाएगी? हमारी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो मान स्वरों की संख्या पूछता है तो 8 है। मान स्वरों की संख्या पूछे तो 8। ई, अ, आ, ओ, श्र, श और उ। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां से ये आ जाता है कि बेटा जी मान स्वरों को और क्या क्या कहते हैं? तो मान स्वरों को हम प्रधान स्वर कहते हैं, मान स्वरों को हम प्रधान स्वर कहते हैं, मान स्वरों को हम मेय स्वर कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। मान स्वरों का और क्या नाम है? तो मान स्वरों को हम प्रधान स्वर कहते हैं, प्रधान स्वर, प्रधान स्वर कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? तो इन्हीं का दूसरा नाम है मेय स्वर। मेय, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? तो मेय स्वर। तो चाहे तो क्वेश्चन आपका मान स्वरों से आए या क्वेश्चन आपका प्रधान स्वरों से आए, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका 8 होगा। ई, अ, आ, ओ, श्र, श और बड़ा ऊ। तो ये हमारे मान स्वरों की संख्या है, ये हमारे मान स्वरों की संख्या है। बेटा ये जितना बेहतरीन पढ़ लोगे, जितना बेहतरीन पढ़ लोगे, जितना अंदर से पढ़ लोगे, पेपर उतना ही हलवा लगेगा, पेपर उतना ही हलवा लगेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ जाए जो आपने कभी ना देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी पढ़ा था। इसलिए चीजों को तरीकेबद्ध पढ़ना बेहद जरूरी है, चीजों को तरीकेबद्ध पढ़ना बेहद जरूरी है। यहां तक की बातें सभी की समझ में आती हैं? यहां तक की बातें सभी की समझ में आती है? तो एक क्वेश्चन और यहां से समझाते हैं। मान स्वरों की संख्या 8, मान स्वरों की संख्या 8। अगर क्वेश्चन पूछ ले सर जी गौण स्वरों की संख्या कितनी है, तब क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए सर कि गौण स्वरों की संख्या बताइए, गौण स्वरों की संख्या बताइए, तो गौण स्वरों की संख्या, गौण स्वरों की संख्या पूछ ले सर, तो अब हम क्या करें?
हमने तो गौण स्वर पढ़े ही नहीं, हमने तो गौण स्वर पढ़े ही नहीं। तो गौण स्वरों की संख्या पूछता है तब बच्चा, तब बेटा जी 7, तब 7। अब आपके दिमाग में वही क्वेश्चन कि सर 7 कौन कौन से, सर 7 कौन कौन से? तो 7 के साथ हमारे हैं शा, रे, ग, म, प, ध और नी। ये 7 यही हमारे क्या है? गौण स्वर है। यही क्या है? हमारे गौण स्वर है। तो गौण स्वरों की संख्या 7 है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। बात समझ में आती है यहां तक की? चलिए, अब जब यहां तक की बातें बता ही दी हैं तो एक क्वेश्चन और यहां से ऐड ऑन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए ताकि आपका कोई अंदरूनी क्वेश्चन ही ना बचे। श, श का अर्थ है षडज। श का अर्थ है षडज। क्या अर्थ है? षडज। तो श का अर्थ है षडज। श का अर्थ है षडज। रे, रे का अर्थ है ऋषभ। रे का क्या अर्थ है बेटा जी? तो ऋषभ। रे का अर्थ है ऋषभ। ग, ग का अर्थ है गांधार। ग का अर्थ क्या है? तो गांधार है। ग का अर्थ पूछे तो गांधार है। ग का अर्थ क्या है? तो ग से गांधार है। म, म की बात करें तो म का मतलब होता है म। म का अर्थ होता है हमारा मध्यम। म का अर्थ क्या है? तो मध्यम है, मध्य या मध्यम है। बात प की करें तो पा को हम पंचम बोलते हैं। पा को क्या बोलते हैं? तो पा को हम पंचम बोलते हैं। पा क्या है? तो पा पंचम है। प पंचम है। ध, ध की बात करते हैं तो ध को बोलते हैं धैवत। ध को क्या बोलते हैं? तो ध को बोलते हैं धैवत। धैवत। ध को क्या बोलते हैं? तो धैवत बोलते हैं। और अगर बात करते हैं नी की तो नी का अर्थ होता है निषाद। नी का क्या अर्थ है बेटा जी? तो निषाद। नी का क्या अर्थ है? तो निषाद। लो, हो गए गौण स्वर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहां तक की बातें सबकी समझ में आई? तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक की बातों का। तो यहां तक हमने आज कर लिया है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई बता दी। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, गौण स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन बता दिए, मान स्वरों की संख्या बता दी। अब यहां से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहां से व्यंजनों की बात शुरू कर देंगे। तो यहां तक आज अपनी वार्ता को मैं विराम देता हूं। और आप सभी जितना भी कराया जा रहा है, जितना भी इस प्लेटफॉर्म सरस्वती कोचिंग कंपटीशन क्लासेस के माध्यम से कराया जा रहा है, आप उस पर लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, बशर्ते मेहनत आपकी होनी चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।